दो टॉपिक और बचा हुआ है बच्चा। एक तुम्हारा सिंपल पेंडुलम का बात करेंगे और एक तुम्हारा एनर्जी जो है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका बात करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली जो सिंपल पेंडुलम का डिफिनेशन दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम इज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास हम लोग कंसीडर करते हैं और पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट जानता है तुम लोग, ठीक है, कि मास बहुत कम है या है ही नहीं, नेग्लिजिबल मास है, ठीक है, पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। सस्पेंडेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो तुम्हारा वेटलेस है, उसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। क्या मान रहा है, आइडियल कॉन्सेप्ट जो मान रहा है सिंपल पेंडुलम का, वो देख लो कि जो तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है इज अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो उसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता बच्चा, ठीक है। स्ट्रिंग फिक्स्ड रिजिडली टू अ सपोर्ट, एक सपोर्ट से तुम्हारा क्या हो, फिक्स हो। मतलब आइडियल अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम का बात करें तो जो सिंपल पेंडुलम है वो बेसिकली तुम्हारा पॉइंट मास है और वो पॉइंट मास सस्पेंडेड है तुम्हारा एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब ना स्ट्रेच हो सकता है ना उसका मास है बच्चा, ठीक है। कहां से सस्पेंडेड है तुम्हारा, एक रिजिड सपोर्ट से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि ये वाला जो सिंपल पेंडुलम जो डिफिनेशन से बोल रहा है, आइडियल सिंपल पेंडुलम जो बोल रहा, इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेट तुम्हारा जो स्ट्रिंग से हम लोग अटैच करेंगे उसका कुछ ना कुछ हल्का फुल्का तो मास होगा ही, और दूसरा बात है कि जब उसको उसमें तुम्हारा सिंपल पेंडुलम बनाएंगे तो वो तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा मोड़ा स्ट्रेच करेगा, यानी एक्सटेंसिबल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इन एक्सटेंसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग मेरे पास रहता है और वो स्ट्रिंग में हम लोग मेटालिक बॉब लटका देते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है। घड़ी में भी देखा होगा कि तुम्हारा क्या लटका हुआ रहता है, बॉब लटका हुआ रहता है बच्चा, वो तुम्हारा मूव करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है बच्चा। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी टेक मेटालिक बॉब, ठीक है, मेटालिक बॉब अटैच टू वन एंड, एक फ्री एंड जो होगा उससे तुम्हारा अटैच कर देंगे, दूसरा जो एंड होगा उसको एक रिजिड सपोर्ट से हम लोग क्या कर देंगे, लटका देंगे बच्चा, टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग एंड वन एंड इज रिजिडली फिक्स टू अ सपोर्ट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये तुम्हारा जो बॉब है यहां पर बना हुआ है फिगर बच्चा, ठीक है। अच्छा ये जूम करके बैठाया हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑसिलेशन जो होगा यहां पर अभी बताएंगे तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा बॉब जो है इसको ऑसिलेट किया जाता है बच्चा। ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा ये मीन पोजीशन इसका है, इसके अबाउट तुम्हारा ऐसे ऐसे मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और एस जो यहां पर है, ये एस तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाता है बच्चा, ठीक है। वो तुम्हारा क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। इस सिंपल पेंडुलम का जो यहां से लेंथ है, ये रिजिड सपोर्ट जहां से है वहां से लेके यहां तक, इसका सेंटर तक, बॉब का जो सेंटर है वहां तक का लेंथ एल माने हम लोग बच्चा। इधर एक्सट्रीम पोजीशन E1 है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन E2 है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं। और यहां से यहां डिस्प्लेस किया जाएगा, किसको, पेंडुलम को डिस्प्लेस किया जाएगा एक्स डिस्टेंस से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वही सब सारा चीज लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा नोट्स है तुम्हारा, ये पूरा चीज लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब यहां से क्या कर रहे हैं, बॉब का, ये जो बॉब है पेंडुलम का, इसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां तक, E1 तक। ये जो E1 एक्सट्रीम पोजीशन है यहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, सो दैट इसका डिस्टेंस कितना है, x है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्टेंस कितना है, x है बच्चा। अब यहां पर जैसे ही पहुंचता है तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो कौन कौन सा फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा बच्चा। ये वाला तुम्हारा जो बॉब यहां पर जब पहुंचेगा, यहां से यहां हम लोग खींचेंगे तो इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो सब सारा फोर्स हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चा। पहला फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, यहां पर देखो ध्यान से, ये बॉब जो है इसका कुछ वेट होगा बच्चा, तो ये वेट तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमेशा वेट तुम्हारा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा बच्चा, और वेट बराबर क्या हो जाएगा, mg होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहां से देखो ध्यान से, तुम्हारा क्या होगा कि ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। कैसे कैसे करेंगे इसको, तो इधर हम लोग मिटा देते हैं और देखते हैं बच्चा, ठीक है। देखो यहां जो तुम्हारा बना हुआ है, इसको यहां फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके, ठीक है, जैसे फिगर बन रहा है। यहां पर बॉब है बच्चा, है कि नहीं है ना, ठीक है। और यहां से देखो ये mg ऐसे ऐसे निकल रहा है यहां पर, तो ये mg ऐसे ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये mg तुम्हारा ऐसे निकलेगा
और ये वाला तुम्हारा आगे ऐसे निकल रहा है बच्चा, ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो यहां पर देखो ये वाला तुम्हारा ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है बच्चा, है कि नहीं है। तो ये वाला अगर थीटा है, यही वाला तो थीटा है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो ये थीटा होगा तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है क्या। ये थीटा होगा, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा। वही थीटा यहां पर लिखे, कोई दिक्कत है। अब देखो थीटा वाला तुम्हारा जो कंपोनेंट होता है थीटा के साथ, ये तुम्हारा फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कंपोनेंट भी बनाएंगे बच्चा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं बच्चा। तो इधर वाला mg है, ये वाला तुम्हारा क्या है, mg है बच्चा, है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझली, कोई दिक्कत है बताओ। और यहां पर देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तुम्हारा mg cos थीटा, थीटा के अलग वाला जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा होगा ना। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते थे mg का, याद करो तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और इधर वाला तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता था mg sin थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा यहां पर बात की है कि पहला तुम्हारा फोर्स क्या लगा, वेट तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है mg। और दूसरा तुम्हारा क्या लगेगा, यहां पर देख लो कि ये स्ट्रिंग लगा हुआ है बच्चा, है कि नहीं है। ये जब यहां से यहां ऑसिलेट करेगा तो ये स्ट्रिंग हो गया मेरा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। ये स्ट्रिंग जब है तो स्ट्रिंग के अलावा कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। और इसी का बात हम लोग किए थे फोर्स वाला चैप्टर में कि यहाँ पर टेंशन क्या होता है, जो तुम्हारा बॉडी है उससे अवे लगता है बच्चा। तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा टेंशन। और तुम्हारा यहाँ देख लो, ये तुम्हारा टेंशन लगा, वेट लगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया, mg cos थीटा हो गया बच्चा। एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा तुम्हारा mg sin थीटा, जिसको अभी हम लोग लिख देते हैं। देखो इधर तुम्हारा mg sin थीटा लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, mg sin थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया बच्चा। इधर तुम्हारा ये mg का दो कंपोनेंट हम लोग किए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अच्छा यहां पर देखो mg cos थीटा और जो टेंशन है ये सेम लाइन के अलॉन्ग है बच्चा, है कि नहीं है। और ये तुम्हारा इधर लग रहा है तो टेंशन उधर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ना तुम्हारा बॉब इधर खिंचा रहा है ना उधर खिंचा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहीं पर अटका हुआ है। इसका मतलब तुम्हारा mg cos थीटा और टेंशन तुम्हारा बराबर होगा बच्चा, इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो mg cos थीटा टेंशन के बराबर होगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ w mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन T ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर mg sin थीटा जो है, यहाँ पर देखो तो ये तुम्हारा mg sin थीटा जो बॉब है, बॉब को इधर खींचने का काम करेगा बच्चा। इधर लग रहा है mg sin थीटा, मतलब समझ रहा है कि ये बॉब यहां पर था, ये mg sin थीटा इधर ला रहा है। तो कुछ देर में जैसे ही हम लोग फोर्स हटा देंगे तो तुम्हारा बॉब क्या आएगा, वापस यहां पर आएगा, और उसको लेके कौन वापस आएगा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको लेके आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या। ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है इसको वापस लेके आएगा, यानी रीस्टोर करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसका यहां पर है बच्चा। तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा इसको वापस लेके आने का कोशिश करेगा। mg sin थीटा जो है इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चा, ठीक है। यही तो करता है यार, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसको वापस लाने का काम करता है ना। तो ला कौन रहा है, mg sin थीटा ही तो ला रहा है। तो इसीलिए mg sin थीटा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चा, जो इसको यहां पर लाता है। तो हम लोग अगर रीस्टोरिंग फोर्स को f से डिनोट करें तो f विल बी इक्वल टू mg sin थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चा। अच्छा यहां से देखो तुम्हारा ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, और न्यूटन सेकेंड लॉ से तुम लोग जानता है f इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है बच्चा कि नहीं होता है, बोलो। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो इक्वेशन वाली इसको दे दिया जाए, और F इज इक्वल टू ma, यहां पर बट लिख लो, बट F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां पर ये नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, होगा क्या। f इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक चीज देख लेना तुम्हारा बच्चा कि ये जो f है ना बच्चा, यहां पर देखना कि ये तुम्हारा अपोजिट डायरेक्ट कर रहा है, अपोजिट है कि नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है।
तो ये फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव फोर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे डिस्प्लेसमेंट इधर अगर एक्स मान रहे हैं उधर पॉजिटिव, तो इसको हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो एफ विल बी यहां पर हम लोग एक चीज कर देते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको क्या कर दिया जाए, यहां पर माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, एक मिनट, एफ विल बी इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा इक्वेशन से यहां पर लिख सकते हैं क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चा। यहां से m कट गया, तो बच्चा मेरे पास क्या, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा ना बच्चा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अच्छा यहां पर जो थीटा है, यहां पर थीटा जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा थीटा जो है ये बहुत स्मॉल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, थीटा जो है बहुत लार्ज नहीं है। अगर थीटा लार्ज होगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस नहीं होगा। ये जो तुम्हारा ऑसिलेशन पेंडुलम का बता रहे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही तुम्हारा एप्लीकेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये थीटा जो होगा ये बहुत छोटा होगा। अगर बहुत, ये जूम करके हम लोग बैठा है बच्चा, मतलब थीटा अगर मान लो बड़ा ले लेगी, अगर ज्यादा ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा है, इतना दूर दूर कर रहा है, तो थीटा बड़ा होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नहीं होगा उसमें। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट काइंड का ऑसिलेशन होता है बच्चा, बताए थे तुमको। तो ये थीटा स्मॉल होना चाहिए, और साइन थीटा, जब तुम्हारा थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसका एक सीरीज होता है साइन थीटा का, जो तुम लोग शायद हायर क्लासेस में पढ़ा होगा या मैथ में पढ़ा होगा तुम लोग, हो सकता है 12th में। साइन थीटा का अलग सीरीज होता है, कॉस थीटा का अलग सीरीज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वहां से निकलता है साइन थीटा बराबर थीटा तुम्हारे यहां से, अगर थीटा स्मॉल है तब, ठीक है। तो 4 स्मॉल थीटा यहां पर लिख सकते हैं, 4 स्मॉल थीटा साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या, यहां पर मिटा दिया जाए, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फिर देख लो, तो तुम्हारा ए क्या हो जाएगा बताओ, माइनस जी थीटा होगा कि नहीं, ठीक। अब फिगर से देखो थीटा क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है बच्चा, ठीक है। तो एंगल की जगह पर हम लोग यहां पर थीटा को लिख सकते हैं, कितना के लिख सकते हैं, देख लो कि ये तुम्हारा, ये तीसरा इक्वेशन दे दिया जाए, यहां से थीटा देखो, आर कौन है, थीटा हो गया। ये ऐसे घूमेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमता कि सर्कुलर होता बच्चा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। जब घूमेगा तो ये वाला एस जो पॉइंट है ये सेंटर बन जाएगा बच्चा, और ये से यहां तक तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेडियस बनेगा बच्चा, बन जाएगा कि नहीं। एल जो होगा वो रेडियस हो जाएगा सर्कल का ना। अगर मान लो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो ये वाला तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, एल की नहीं होगा रेडियस। और ये वाला तुम्हारा यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये आर्क हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चा। तो एक्स तुम्हारा क्या हो गया, आर्क हो गया बच्चा, और एल तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या लिखते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लिखते हैं कि नहीं। तो तुम्हारा आर कितना हो गया, एक्स हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, ये जो रेडियस हो गया वो एल हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आ रहा है, बोलो। सो तुम्हारा यहां पर देख लो, ए विल बी इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पर क्या बैठाएंगे, एक्स बाय एल बैठाएंगे, तो इसको जी बाय एल लिख देते हैं। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। पूछ लीजिए कि ना पूछ लीजिए। अब यहां पर देखो जी बाय एल तुम्हारा क्या है, जी बाय एल, जी बाय एल तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है बच्चा। यहां पर जो स्ट्रिंग का लेंथ लिए हैं ये फिक्स है मेरा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तुम्हारा क्या है, सेम है बच्चा, जान रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एल जो लिए हैं ये तुम्हारा फिक्स है, और तुम्हारा जी भी क्या है, फिक्स है। तो जी एक कांस्टेंट को दूसरा कांस्टेंट से डिवाइड करेगा तो एक तीसरा कांस्टेंट आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके बराबर ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है जी बाय एल कांस्टेंट है, और बराबर इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी और माइनस एक्स। बुझा रहा है क्या, बुझा रहा है। अब ये देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइनस एक्स, और कुछ याद आ रहा है क्या, इसे कुछ याद आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम्हारा क्या होता था, एक्सेलरेशन जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डिस्प्लेसमेंट का, यही वाला तो था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में होता था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट दूसरा तरफ होता था बच्चा। यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बच्चा, ठीक है। देखो ये वाला इक्वेशन क्या दिखा रहा है बच्चा, ये इक्वेशन दिखा रहा है तुम्हारा कि एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्ट किधर हो रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उसका अपोजिट में तुम्हारा इधर अगर जा रहा है बॉल, तो तुम्हारा क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बच्चा। वही चीज यहां पर दिखा रहा है, तो इसको लिख दिया जाए क्या, दिस शोज दैट तुम्हारा कि एक्सेलरेशन
जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख सकता है आपने से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, वही चीज यहां पर लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए देख लो कि ये वाला जो इक्वेशन था ये तुम्हारा क्या था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन बता रहा है। इसका मतलब है क्या कि सिंपल पेंडुलम का जो भी मोशन होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बच्चा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो इसीलिए सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का मोशन का इक्वेशन है बच्चा। इसीलिए तुम्हारा क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो रहा है तो तुम्हारा जो सिंपल पेंडुलम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा बच्चा। एक ऑसिलेशन में तुम्हारा टाइम पीरियड होगा, यहां से यहां जाएगा, वापस यहां आएगा, यहां से यहां फिर जाएगा, फिर यहां पर आएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर स्मॉल एंगल याद रखना तुम्हारा सिंपल पेंडुलम में, ये अगर स्मॉल एंगल नहीं रहेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा बिहेव नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा फिर डायरेक्ट उतर जाएगा और फिर इक्वेशन जो था तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हमको नहीं मिलेगा उसके बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझ ली कि ना बुझ ली। तो तुम्हारा यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाने के लिए एंगल तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए बच्चा। तो यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का तुम्हारा टाइम पीरियड निकालते थे, जो फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज करेंगे, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम का तुम्हारा मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता था टाइम पीरियड निकालने का वही वाला चीज यूज करेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता था 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता था बच्चा, अगर याद करो तो। ठीक है, होता था क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता था बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन यहां पर लिख देंगे भाई। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है बच्चा, है कि नहीं, 2 पाई, और यहां पर लिखेंगे एक्स अपॉन मोड ए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और ए निकाल चुके हैं मेरा, कितना है, ए इतना है बच्चा। यहां पर मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन आया डायरेक्शन के लिए, तो यहां पर मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहां पर बैठाएंगे 2 पाई रूट अंडर तुम्हारा क्या हो गया एक्स, और ए की जगह पर क्या बैठाएंगे बताओ, ए की जगह पर बैठाएंगे तुम्हारा जी एल बाय एक्स, बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे ये। ठीक है, तो एक्स एक्स मेरा कट गया, तो बचा क्या बताओ, यहां से बचेगा तुम्हारा क्या, यही वाला इक्वेशन जो है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड तुम्हारा ये 2 पाई हो गया बच्चा, और यहां से तुम्हारा बैठाएगा तो तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये देखो ये एल ऊपर चला जाएगा और नीचे जी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड हुआ कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, तो एल बाई जी होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये डायरेक्ट तुम्हारा पूछ देता है, ये 5वां इक्वेशन हो गया भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी से तुम्हारा अगर मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ दे, ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, जो न्यू है, न्यू पूछ दे डायरेक्ट तुम्हारा लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एन न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है कि नहीं होता है। तो इसको जस्ट उलट कर देना है, तो तुम्हारा क्या होगा 2 पाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी बाई एल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बताओ इतना बात बुझ लीस कि ना बुझ लीस। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देखे थे बच्चा, ये वाला तुम्हारा टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लो कि जो टाइम पीरियड है वो 2 चीज पर डिपेंड कर रहा है। ये मेरा 2 पाई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बच्चा, ये 2 पाई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 चीज मेरे पास बचा, एक एल बच रहा है और एक जी बच रहा है। ठीक है, तो सर जी भी तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है तुम्हारा नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, जी का वैल्यू भी वेरी कर सकता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में पढ़ी होगी कि तुम्हारा क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो तुम्हारा जी का वैल्यू घटने लगता है। जैसे जैसे नीचे भी जाते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, तो जी का वैल्यू अगेन घटने लगता है बच्चा। तो जी का वैल्यू वेरी करता है विद द एल्टीट्यूड। और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का अगर बात करें तो वहां पर भी जी का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, वेरी हो जाता है, बदलता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर ध्यान से देखना कि तुम्हारा टाइम पीरियड जो है वो तुम्हारा क्या है कि यहाँ 2 पाई हो गया रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई मेरा कांस्टेंट है, एल पर डिपेंड करेगा और जी पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पहला चीज, और दूसरा तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज खास चीज नोट करना है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट है किसका, तुम्हारा यहाँ बॉब जो है, बॉब लटका हुआ, उसका मास कितना है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है टाइम पीरियड। सोच रहा है
कि टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड नहीं कर रहा है सिंपल पेंडुलम का, ऑसिलेशन करेगा, तुम कितना भी भारी मास लगा दो, ठीक है, उसी का भी बात करेंगे हम लोग कि कितना भी भारी तुम्हारा मास लगा दो तो वो तुम्हारा क्या होता है कि टाइम पीरियड तुम्हारा स्लो या फिर फास्ट नहीं होगा। अगर इक्वल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है ना तो डिफरेंट मास तुम्हारा लगा दो, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही चीज यहां पर लिखे कि इफेक्ट्स ऑन टाइम पीरियड, इफेक्ट कौन कौन सा चीज इफेक्ट डालेगा। तो पहला देखो कि ड्यू टू द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का जो बॉब होगा उसका मास के कारण क्या इफेक्ट इस पर पड़ेगा टाइम पीरियड पर। तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है। यहां पर देखो यही पर लिखा हुआ है कि दिस शोज दैट फॉर इक्वल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहां पर देख लो पेंडुलम का ये वाला लेंथ हो गया बच्चा, ये वाला, ये जो है ये तुम्हारा लेंथ है इसका, इक्वल लेंथ का अगर मान लो बहुत सारा पेंडुलम ले लिए, ठीक है, लेकिन मास जो बॉब का है वो अलग अलग है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मास अलग अलग है लेकिन सबका लेंथ इक्वल है, तो तुम क्या देखेगा पाएगा क्या कि सबका जितना पेंडुलम का तुम्हारा ऑसिलेट जितना कराएगा सबका टाइम पीरियड सेम मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा बॉब का जो मास है उस पर तुम्हारा इसका डिपेंडेंस है ही नहीं, यानी टाइम पीरियड तुम्हारा जो सिंपल पेंडुलम का है वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यार अब तुम्हारा उस पर तो इंडिपेंडेंट हो गया, तुम्हारा बॉब जो बॉब का मास होता है उस पर इंडिपेंडेंट हो गया। अब बचा क्या? दो चीज बच रहा है तुम्हारा, एक एल पर और जी पर। तो यहां पर पहले हम लोग जी वाला देख लेते हैं। यहां पर देखेगा कि तुम्हारा यहाँ टी जो है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जी का, रूट अंडर जी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रूट अंडर जी का तुम्हारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जी घट जाता है तो तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या चाहिए कि टाइम पीरियड कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा क्या होगा? पेंडुलम धीरे धीरे तुम्हारा ऑसिलेट करे तब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो तुम्हारा क्या होगा कि अगर जी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जी का वैल्यू तुम्हारा अगर ज्यादा हो जाता है तो ये घट जाएगा, जी का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जी का वैल्यू अगर कम हो रहा है, और कम कहां पर होगा? माउंट एवरेस्ट जो होता है तुम्हारा, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा सी लेवल से, तुम्हारा माउंट एवरेस्ट पर तुम्हारा क्या होगा कि जी का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? हम बताएं कि तुम्हारा क्या होगा, सी लेवल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल जी का वैल्यू घटने लगता है, और तुम्हारा सी लेवल से जैसे ही नीचे जाएगा फिर से जी का वैल्यू घटने लगता है। तो जी का वैल्यू अगर घटा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो स्लो स्लो मूव करेगा, यानी ऑसिलेट करेगा, स्लोवर ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ेगा तो वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, बताओ? बहुत कम होगा बच्चा। कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा वहां पर ज्यादा। जो तुम्हारा ऑसिलेट करने में टाइम पीरियड, वही पेंडुलम है, दो ठो पेंडुलम रखिए और सेम टू सेम है। एक तुम्हारा कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी मतलब समतल वाला जो है तुम्हारा नीचे, और एक तुम्हारा माउंट एवरेस्ट पर है। तो माउंट एवरेस्ट पर जब मेजर करेगा वही टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में, तो वो तुम्हारा क्या होगा बताओ, ज्यादा लगेगा बच्चा, क्योंकि वहां पर क्या है कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कम है बच्चा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी तुम्हारा पेंडुलम वहां पर जो लेके गई है वो तुम्हारा स्विंग करेगा स्लोवर बच्चा, स्लोवर स्विंग करेगा। लेकिन कन्याकुमारी में जैसे आएगी तो तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू जी होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा तुम्हारा, बता, घट जाएगा बच्चा, यानी फास्टर तुम्हारा स्विंग करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पेंडुलम जो है वो फास्टर स्विंग करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहां पर एक चीज तुम्हारा देख लेना कि डिक्रीज, वही चीज यहां पर लिखे है, दिस शोज दैट इफ वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है? जी का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो टाइम पीरियड जो होता है वो तुम्हारा घट जाएगा, और पेंडुलम विल स्विंग फास्टर। बात समझ में? फास्ट अगर करेगा तभी तो तुम्हारा टाइम पीरियड कम लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा दूसरा, ऑन द अदर हैंड इफ जी डिक्रीजेज टी इंक्रीजेज, ठीक है, एंड पेंडुलम विल स्विंग स्लोवर होगा बच्चा। बात समझ में? देखो एक और चीज यहां पर देख लेते हैं तुम्हारा कि जो तुम्हारा रूट जी है यहां पर देख लिया कि इंक्रीज डिक्रीज होता है। अगर सपोज करो हम बताएं बच्चा तुम्हारा कि जी का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज होता है अल्टीट्यूड के साथ, तुम्हारा क्या होगा, ऊपर जाते जाएगा तो तुम्हारा घटेगा, नीचे जाएगा तो भी घटेगा। तो अर्थ के कोर में जैसे जैसे पहुंचते जाएगा, जब अर्थ का कोर में जाएगा यानी सेंटर में जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अर्थ का कोर में वैसे पहुंच नहीं सकता है, लेकिन वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जीरो होगा तो ध्यान से देखो तो यहां पर कि जीरो से अगर तुम्हारा डिवाइड कर देंगे, यहां पर अगर t इज इक्वल टू यहां पर g जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा वैल्यू होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और कह सकते हैं हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जब कोर में जाएगा, अगर मान लो पहुंच सका कोई आदमी लेकिन पहुंच सकता नहीं है, तो पेंडुलम अगर लेके जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि t तुम्हारा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। इसका मतलब
इसका मतलब बहुत स्लो, या फिर तुम्हारा ऑसिलेट ही नहीं करेगा। जब ऑसिलेट नहीं करेगा तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगने वाला है बच्चा। टाइम पीरियड मतलब क्या कि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एट द कोर ऑफ द तुम्हारा क्या अर्थ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां पर जी जीरो होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जी जहां पर जी जीरो होगा वहां पर पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। देखो इसमें एक और चीज पर डिपेंडेंस है तुम्हारा लेंथ पर। तो लेंथ पर देख रहा है कि टी अगर लिखे तो टी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ रूट अंडर एल का, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि अगर मान लो लेंथ बढ़ा देते, पेंडुलम का अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पेंडुलम का जो लेंथ है ये वाला लेंथ बढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है क्या कि पेंडुलम जो है वो तुम्हारा स्लोअर ऑसिलेट करेगा बच्चा। स्लोअर ऑसिलेट करेगा तभी तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी तुम्हारा क्या है कि लेंथ अगर बढ़ा दे तो तुम्हारा लेंथ अगर बढ़ा दे पेंडुलम का तो तुम्हारा क्या होगा, टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, यानी टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पेंडुलम जो है वो स्लोअर तुम्हारा ऑसिलेट करेगा। ऑन द अदर हैंड कि अगर मान लो तुम्हारा लेंथ पेंडुलम का घटा दे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और टाइम पीरियड अगर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पेंडुलम तुम्हारा फास्ट स्लो ऑसिलेट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फास्ट ऑसिलेट करेगा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहां पर एक चीज देखना कि अगर मान लो दो पेंडुलम लिए, एक का लेंथ एल है और एक का लेंथ तुम्हारा क्या है 4l है, तो यहां पर अगर मान लो 4l बैठाता है तो देख लो तो टाइम पीरियड तुम्हारा क्या हो जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा बच्चा। एक का एल लिए, यहां पर अगर मान लो दूसरा पेंडुलम का 4l लिए तो यहां पर से 4 निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यानी टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा, जो 4 टाइम्स लिए हैं हम लोग, जिसका लेंथ यानी जिसका बढ़ा के लेंथ लिए है उसका टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारा एक मान लो पेंडुलम तुम्हारा पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो एक वाला तुम्हारा क्या करेगा, आधे ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 4l वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कि उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तुम्हारा दुगना बढ़ गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे 4l लेंगे तो उसका रूट निकालेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर रहा है लेकिन एक तो तुम्हारा जो 4l वाला लेंगे वो आधे करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस। यानी टाइम पीरियड 2 गुना से बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को 4 गुना करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात। अच्छा, यही वाला लेंथ अगर इन्फानाइट लेंथ का ले ले, बहुत ज्यादा लेंथ का ले ले, तो सोचता होगा तुम लोग कि तुम्हारा टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि इसका एक अलग से डेरिवेशन है तुम्हारा कि अगर मान लो इसका लेंथ जो है वो तुम्हारा इन्फानाइट ले लिया जाए, ठीक है, तो तुम्हारा कितना मिनट का टाइम पीरियड निकलेगा। तो टाइम पीरियड जो होता है वो तुम्हारा निकलता है 84.6 मिनट का, 84.6। तो ये चीज नोट करके लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इन्फानाइट लेंथ का 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा 11th में कि ये तुम्हारा 84.6 मिनट्स का तुम्हारा क्या होता है, इन्फानाइट लेंथ का अगर सिंपल पेंडुलम ले तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 84.6 मिनट्स का होगा। तो देखो सिंपल पेंडुलम यहां पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम का जो तुमको पढ़ना था 11th में बेसिकली, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से वो तुम्हारा यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम वगैरह होता है और इसका डेरिवेशन 84.6 वाला जो बताया इन्फानाइट लेंथ का, वो तुम्हारा इसका डेरिवेशन अलग से है। लेकिन बेसिकली अभी हम लोग को इतना ही देखना है, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। तो सिंपल पेंडुलम यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला टॉपिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हम लोग पढ़ेंगे बच्चा।